सीधे बाली इंडोनेशिया से G20 सम्मेलन से आप आज तक की यह खास पेशकश देख रहे हैं, क्योंकि G20 से जो पूरा फोकस है वो पूरी तरीके से रूस और यूक्रेन की तरफ शिफ्ट कर चुका है। और अब ये कहें कि रूस, यूक्रेन और पोलैंड, क्योंकि पोलैंड पर मिसाइल हमले हुए हैं, लेकिन G20 में की बैठकों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। बायलैटरल्स में जरूर परिवर्तन आया है। इस समय मैंग्रोव फॉरेस्ट का दौरा कर रहे हैं तमाम विश्व लीडर्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेड, पीएम ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। और त्रासदी देखिए कि यहां पर जहां पर ये उबरने की कोशिश हो रही है उस कोविड से, इस युद्ध के दौर से, वहां पर अचानक युद्ध का साया एक बार। जी, मेरे ख्याल में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस वक्त वो ये है कि बिल्कुल ये अब युद्ध का दौर नहीं है। और अगर हम इस पिछले 24 घंटों को देखें तो हम यही देख रहे हैं कि पुतिन शायद ये उनका जो ये पैगाम जो है उनको पहुंच नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने इंतहाई खतरनाक किस्म का हमला किया है मिसाइलों से यूक्रेनी आम मासूम नागरिकों पर। और राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि ये बिल्कुल गलत है, बल्कि सिर्फ उनका सोच नहीं है। मेरे ख्याल में काफ़ी यहाँ G20 के जो देश हैं उनके जो लीडर्स हैं इस बात पर जुड़े हुए हैं। क्या राष्ट्रपति बाइडेन के शेड्यूल में कोई फर्क आ रहा है? आज सुबह हमने देखा है कि कहीं उन्होंने रीस्केड्यूलिंग की है। G7 बैठक हुआ है, यानी कि जो G7 के लीडर्स मौजूद हैं यहाँ पे, जिनमें शामिल सारे हैं, उन्होंने आज सुबह बैठक की है। और उसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने 2-3 सवाल भी लिए हैं प्रेस से। और वहाँ पे उन्होंने इस बात पर जोर दी है कि जो मिसाइल हमने पोलैंड में देखा है इस वक्त, वो हमने अधिक जानकारी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है हमने वहाँ पे, ताकि जी बिल्कुल, ताकि हम ये तो सबूत तो हम मिल जाए पहले और एक आइडिया हो कि हुआ क्या है, और उसके बाद हम आगे कदम उठाएंगे। और आज वो निकल जाएंगे यहाँ से, बाली से रवाना हो जाएंगे। जी, मेरे ख्याल में इस वक्त मेरे सामने वो स्केड्यूल नहीं है, लेकिन वो जाएंगे तो सही, या आज रात को या सुबह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार अपनी तरफ से यही कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट जब तक नहीं होगा ये पूरा मामला, तब तक आगे कोई भी कदम जो विश्व समुदाय है वो उठाने वाला नहीं है। वो संजीदगी इस समय दिखाने की कोशिश है, वो संतुलन दिखाने की कोशिश है। लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट से जो तस्वीरें आ रही है, देखिए पर्यावरण की बहुत ज्यादा बात हो जाती है और बहुत बड़ी त्रासदी है कि दुनिया में जब पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए और पृथ्वी के संरक्षण की बात होती है, तो दूसरी तरफ इस तरीके के मिसाइल हमले भी सामने आते हैं। इस तरह से एक युद्ध सामने आता है जो अपनी गति से आगे रेंग रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इस युद्ध का न तो कोई निष्कर्ष और न ही कोई अंत नजर आता है। लेकिन इस सब के बीच G20 के इस मंच से और बाली से ये संदेश देने के प्रयास जरूर जारी हैं कि किसी तरीके से शांति रहे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से जो वो एक वाक्य दिया था कि ये समय नहीं है युद्ध का, दुनिया के लिए ये समय नहीं है युद्ध का, जिसे ये कोशिश हो रही थी कि क्या उसको ड्राफ्ट में अडॉप्ट किया जाएगा, क्या भारत की तरफ से जो ये बड़ी बात की गई है क्या उसी से प्रेरित होकर पूरा ड्राफ्ट G20 का बनाया जाएगा, वो अभी देखना होगा। क्योंकि इस समय जो पूरी गतिविधि है वो यूक्रेन के उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर सिमट गई है, जहां के 2 गांवों पर मिसाइल हमले। इससे पहले भी आपको बताएं कि एक प्रोजेक्टाइल वहां पर पाया गया था जिसके लिए कहा गया कि रूस की तरफ से हमला करने का प्रयास है। और ये बहुत अहम चीज है कि जो बाइडेन की तरफ से ये कहा जाना कि अभी पूरी तफ्तीश होगी, पहले पूरी जांच होगी, यानी कि जो नेटो देश हैं वो भी सीधे तौर पर ये नहीं करना चाहते हैं कि वो युद्ध के मैदान में उतर जाएं, युद्ध क्षेत्र में उतर जाएं। वो चाहते हैं कि वो इंतजार करें। और सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये संशय है कि क्या वाकई रूस की तरफ से ये फायर किया गया है, क्या वाकई रूस इस तरह की कोई हरकत करेगा उसके अंजाम को समझते हुए। श्वेता, क्या ये सवाल मेरे लिए था? जी गीता।
देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये माहौल, ये स्थिति अब ये ऐसी बनी नहीं है कि कोई भी देश केपेबल है युद्ध लड़ने के लिए, और इसीलिए सब बहुत ही ज्यादा केयरफुल है। आप देखिए राष्ट्रपति बाइडेन का स्टेटमेंट अगर आप सुने तो आपको पता चलता है कि वो कितने केयरफुल है। ऐसा अगर आप पुराने जमाने में देखते, अगर ऐसा प्रोवोकेशन होता तो आप यूएस के प्रेसिडेंट को देखते कि वो बोलते कि हम जवाब देने वाले हैं, वी विल रिस्पॉन्ड टू दिस इन फुल मेजर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशंस होंगे। अनलाइकली कि ये जो ट्रैजेक्टरी है, इस ट्रैजेक्टरी को देखते हुए कि ये रूस से आया हो, तो बहुत ही संभल के सब चल रहे हैं, क्योंकि एक भी प्रोवोकेटिव कदम, गलत नहीं कहेंगे श्वेता, क्योंकि ये एक युद्ध का सिचुएशन है, लेकिन एक भी प्रोवोकेटिव स्टेप कुड लीड टू वर्ल्ड वॉर 3, और कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता है। तो अभी मीटिंग्स होंगे, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 नेटो के अंडर की बात हो रही है, जहां पर आर्टिकल 4 में बातचीत होती है, कंसल्टेशंस होता है कि क्या ऐसी स्थिति बनी है कि जहां पर नेटो को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आर्टिकल 5 है टेकिंग एक्शन, जब किसी भी नेटो मेंबर स्टेट पे ये स्थापित हो जाता है, कंप्लीटली कंफर्म हो जाता है कि उस पर अटैक हुआ है, तो फिर नेटो जुड़कर या इंडिविजुअली कंट्रीज या फिर नेटो एज अ संगठन अटैक कर सकता है, काउंटर अटैक कर सकता है, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में ऐसी स्थिति ना पैदा कर दे जो वापस से पीस और सिक्योरिटी की तरफ बढ़ता नजर आए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज देखना होगा कि क्या स्थिति बनकर निकलती है, क्या आउटकम होते हैं ये सारे मीटिंग्स के, और जो इन्वेस्टिगेशंस होने वाले हैं। रूस ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है श्वेता। मैंग्रोव फॉरेस्ट में इस समय दुनिया भर के लीडर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल मौजूद हैं, यहां बाली, इंडोनेशिया में। और चाहे एक मेज पर बैठकर ये चर्चा हो या फिर आमने सामने की बातचीत हो, सबको मालूम है कि किन चुनौतियों के साथ यहां पर इस G20 समिट में सभी नेता पहुंचे थे। वो कौन सी चुनौतियां थी? चुनौतियां आर्थिक, चुनौतियां प्राकृतिक, वो सारी चुनौतियों के बीच उभरने की कोशिश अगर एक साझा होनी है तो कैसे होनी है? मैंग्रोव फॉरेस्ट में इस समय ये तमाम विश्व नेता, जिसके बाद आज G20 के दूसरे दिन का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी और आज के सेशंस की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बाद यहां के समय के अनुसार लगभग 3-3:15 बजे के बीच जो हैंडओवर सेरेमनी है, जिसमें भारत को G20 की प्रेसिडेंसी शामिल की जाएगी, उसे सौंपी जाएगी, वो होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही सुबह से, चूंकि बहुत सारे कार्यक्रम में फेरबदल हो गया, जो बाइडेन G7 की बैठक उन्होंने की और साथ में नेटो देशों की से मुलाकात की, बातचीत की, उसके जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की कि रूस, यूक्रेन, पोलैंड की स्थिति में अब आगे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी तक भारत के बायलैटरल्स कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, ये सारी चीजें साफ नहीं है। समय उसका कल तक तय था, लेकिन आज हो सकता है कुछ फेरबदल हो। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत वापस रवाना हो जाना है, लेकिन उससे पहले ऐतिहासिक पल है G20 की प्रेसिडेंसी को स्वीकार करने का। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा और अगले साल जो G20 का ये समिट है, जहां पर सभी महत्वपूर्ण देश के नेता पहुंचते हैं, वो भारत में आयोजित किया जाएगा। और इसीलिए अव्वल तो ये कि प्रधानमंत्री के युद्ध के खिलाफ और शांति के लिए जो बातें रही हैं उसको पूरी दुनिया सुनती रही है। उनसे व्लादिमीर पुतिन हो या फिर जो बाइडेन हो, दोनों अच्छे संबंध रखते हैं। जेलेंस्की बीच बचाव की अपेक्षा रखते हैं उनसे। तो ये सारी चीजें यहां पर G20 देशों के मध्य में नजर आ रही है। लेकिन अब जब भारत अध्यक्षता करने वाला है G20 की, यहां से जब वो आगे बढ़ेगा तो किस रूप में लेकर आगे बढ़ेगा? वासुदेव कुटुंबकम का नारा भारत की तरफ से दिया गया है, एक कमल के फूल का उसका एक लोगो दिया गया है, प्रतीक चिन्ह उसका दिया गया है। दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास कि दुनिया एक है, एक परिवार है और साथ ही एक साझा भविष्य हम सबका है और इसमें युद्ध की जगह होती नहीं है। लेकिन आज का दिन बहुत अहम, बहुत क्रूशियल होने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध के हिसाब से भी, कि क्या नेटो देश भी
में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। इस समय आपको फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। यहां पर दुनिया भर के नेता रहते हैं। यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं वो G20 का हिस्सा होते हैं और साथ ही 19 शक्तिशाली देश इसका हिस्सा रहते हैं। जेलेंस्की को भी न्योता मिला था, लेकिन उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया था। पुतिन भी वर्चुअली इस बैठक का हिस्सा हुए थे। उन्होंने केवल अपने विदेश मंत्री को यहां पर भेजा था। और किस तरह से आप